हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जल्दी ही गेट और नेट के लिए एक बैच शुरू होने वाला है। 5 जुलाई से डेट है। अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, गेट और नेट के लिए, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लूँगा। याद रखिएगा 5 जुलाई से गेट और नेट के लिए नया बैच शुरू होने वाला है और पहले 10 स्टूडेंट्स को काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स पे ये कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ये आज का लेक्चर, जो कि है क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। तो आप लोगों ने मेरी जो इम्यूनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दिया था। अब हम उसके आगे बढ़ करके देख रहे हैं कि कौन कौन से कितनी तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे और फिर धीमे धीमे बढ़ेंगे कि क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन कौन सी हैं, और उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर हर क्लास का सेलिएंट फीचर क्या है, किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। देखिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस गेट में भी पूछे जाते हैं और CSIR नेट के भी क्वेश्चंस यहाँ से कई बार रिपीट हुए हैं। तो इस लेक्चर को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स से। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की 5 क्लासेस होती हैं, तो जिसको आप एक ही शब्द से याद कर सकते हैं। शब्द क्या है या वो वर्ड क्या है? गेम्ड, GAMED, गेम्ड। तो G क्या हो गया? IgG, मतलब IgG हो गया, IgA हो गया, IgM हो गया, IgE हो गया और IgD हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया? 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी, जिसमें पहली होगी IgG, दूसरी होगी IgA, तीसरी IgM, चौथी IgE और लास्ट हो गई IgD आपकी। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो एंटीबॉडीज़ का जो ये नामकरण हुआ है, या IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ये किस बेसिस पे हुआ है? याद करिए लास्ट लेक्चर में जो एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी, तो हमने बात किया था आपसे कि हैवी चेन और लाइट चेन, दो हैवी चेन और 2 लाइट चेन्स पाई जाती हैं हर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। और वहीं से जो हैवी चेन्स हैं, याद करिए जो हैवी चेन्स हैं उन्हीं के नाम पे आपके एंटीबॉडीज़ का नाम रख दिया गया है। जैसे कि अगर मैं IgG की बात कर रहा हूँ, यानी कि एंटीबॉडी IgG की बात कर रहा हूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन G की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हैवी चेन कौन सी पाई जाएगी? हैवी चेन का जो क्लास है वो गामा चेन यहाँ पे पाई जाएगी, गामा चेन। ठीक है, ये गामा का सिंबल हो गया। अगर मैं IgA की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो आपकी हैवी चेन पाई जा रही है वो अल्फ़ा पाई जा रही है। अगर मैं M की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हैवी चेन जो पाई जा रही है वो म्यू पाई जा रही है। अगर मैं E की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो हैवी चेन पाई जा रही है वो एप्सिलॉन पाई जा रही है। और जो मैं लास्ट में D की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हैवी चेन पाई जा रही है वो डेल्टा पाई जा रही है। बहुत आसान है, देखिए उसका फर्स्ट लेटर देखिए G, तो गामा, G फॉर गामा हो जाएगा, A से अल्फ़ा, M से म्यू, E से एप्सिलॉन और D से डेल्टा। तो उसका फर्स्ट लेटर देखिए, आपको आप समझ में आ जाएगा कि ये हैवी चेन किस इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर मौजूद होगी। तो चलिए 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, 5 क्लासेस हो गई और हैवी चेन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कौन कौन सी? गामा, अल्फ़ा, म्यू, एप्सिलॉन और डेल्टा। किसको किसको बनाएंगी? GAMED को। चलिए इतनी बातें तो ज़रूर क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सब क्लासेस के बारे में। ये तो क्लासेस हो गई ना, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ये तो क्या हो गई? क्लासेस हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं सब क्लासेस की, तो कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सब क्लासेस भी मौजूद हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं आपको, IgG की सब क्लासेस मौजूद हैं और IgA की भी सब क्लासेस मौजूद हैं। अब सब क्लासेस मतलब समझ लीजिए, सब टाइप्स समझ लीजिए। तो देखिए IgG की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो IgG के 4 सब क्लासेस हैं या 4 सब टाइप्स हैं। चलिए देखिए, IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4। अच्छा, इसमें अंतर क्या हो गया? अब इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सिंपल सा अंतर है, हैवी चेन, वही हैवी चेन का अंतर होगा। जैसे कि यहाँ पे क्लासेस के बीच में हैवी चेन का अंतर था,
यहाँ पर सब क्लास के बीच में भी हैवी चेन का ही अंतर होगा, बस गामा हैवी चेन मौजूद होगी और गामा का वेरिएंट गामा 1, गामा 2, गामा 3 और गामा 4 हैवी चेन्स यहाँ पे पाई जाएंगी। नेम अगर हम लोग करें तो गामा 1 जो है IgG1 को कोड करेगा, IgG1 में मौजूद होगा, गामा 2 IgG2 में मौजूद होगा, गामा 3 IgG3 में, गामा 4 IgG4 में मौजूद होगा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये आपके हैवी चेन्स हो गए। गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4 मौजूद किस में है, IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4। तो ये हो गया सब क्लासेस के बारे में। और दूसरा सब क्लास क्या हो गया जी, दूसरा सब क्लास है आपका IgA। तो IgA जो होता है वो 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, या 2 उसके सब क्लासेस हैं। कौन कौन से, IgA1 और IgA2। वो यहाँ पे मैं बताऊंगा जब IgA के बारे में बात करूंगा, तो यहाँ पे बताऊंगा। अभी मैंने बस इसके बारे में एक थोड़ा सा जिक्र कर दिया है आपको समझाने के लिए कि आखिर सब क्लास का मतलब क्या होता है। तो 2 इम्यूनोग्लोबुलिन्स में सब क्लास पाई जाएगी। कौन कौन से हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो IgG और IgA। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर, अगर मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, अगर मैं सिर्फ एक क्लास के अंदर बात कर रहा हूँ, जैसे लेट अस से कि हम IgG के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जा रहे हैं ना, उसमें सब में लगभग 90% होमोलॉजी होगी, यानी कि वो 90% एक दूसरे के जैसे ही होंगे। लीविंग अगर आप वेरिएबल रीजन छोड़ दें, आपको पता होगा ना वो Y जो स्ट्रक्चर था एंटीबॉडी का, उसका जो टर्मिनल पोर्शन था इधर और इधर, वहाँ पे क्या था, वो वेरिएबल रीजन मौजूद था। और वेरिएबल रीजन का काम क्या होता है, अलग एंटीजन से बाइंड करना। तो अगर हम लोग वेरिएबल रीजन को छोड़ दें तो 90% सिमिलर होते हैं। एक क्लास के अंदर जितने भी, जैसे यहाँ पे G1, G2, G3, G4 है, ये लोग एक दूसरे के 90% होमोलॉगस होंगे, 90% सिमिलर होंगे। किस चीज़ में सिमिलर, अमाइनो एसिड सीक्वेंस में 90% सिमिलर होंगे। बस हमें अगर वेरिएबल रीजन को छोड़ दीजिए तो इतनी सिमिलैरिटी पाई जाती है। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में जाएं अगर हम, तो बिटवीन द क्लासेस कितनी सिमिलैरिटी होगी। जैसे मैं अगर IgG को IgA से कंपेयर करने चलूँ या IgG को IgM से कंपेयर करने चलूँ, तो ये सिमिलैरिटी घट करके या ये होमोलॉजी घट करके 60% तक रह जाती है। अगर विद इन द क्लास करूँ तो 90%, बिटवीन द क्लासेस करूँ तो 60% होमोलॉजी या सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन की बात। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हर एक एंटीबॉडी का सेलिएंट फीचर। सबसे पहला जो सेलिएंट फीचर हमें जिस एंटीबॉडी का डिस्कस करना है वो है IgG। बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है और सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपके सीरम में। देखिए ये सारी की सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपके सीरा में पाई जाएंगी। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो आपका IgG का है। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो लगभग 80% कंसंट्रेशन एंटीबॉडीज़ में या सीरम में IgG का होता है, मोस्ट अबंडेंट है। अब देखिए जैसे इसकी बात हम लोग ऊपर ही कर चुके थे। IgG के सब क्लासेस हैं 4, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। और ये बने किस वजह से हैं, क्योंकि इनके अंदर हैवी चेन जो है वो अंतर है। गामा 1, गामा 2, गामा 3 और गामा 4 हैवी चेन्स पाई जा रही हैं। ये गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4 की लाइफ जो हाफ लाइफ है वो वेरी करती है। 3 जो IgG हैं उनकी हाफ लाइफ सेम है, सिर्फ एक की अलग है। अगर मैं आपसे बताऊं तो IgG3 की यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ इसकी हाफ लाइफ जो है वो 7 दिन की है। बाकी सभी की हाफ लाइफ जो है वो 23 दिन की आपको देखने को मिल रही है, 23 डेज। ठीक, ये अंतर है IgG में। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये अगर मैं ये एक एरो नीचे की तरफ बनाऊं तो इनका कंसंट्रेशन जो है वो नीचे की तरफ कम होता चला जाता है। तो मतलब IgG1 जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाएगी, IgG2 उससे कम, IgG3 उससे कम और IgG4 जो है वो सबसे कम पाई जाती है। तो ये इसका कंसंट्रेशन की बात हो गई। और दूसरी चीज़ मैंने आपको हाफ लाइफ के बारे में भी यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी। अब एक पॉइंट जो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आज तक मैंने देखे हैं वो ये है कि ये जो एंटीबॉडी है यानी कि IgG है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, इसका सबसे पिक्यूलियर फीचर क्या है, इट हैज़ द एबिलिटी टू पास थ्रू द प्लेसेंटा। सो ऑल ऑफ द IgGs, जितने भी IgG के सब क्लास आपने देखे हैं, IgG1, G2, G3 और G4, उनमें से सिर्फ अगर मैं G2 को छोड़ दूं
सिर्फ G2 को छोड़ दूं, यानी कि IgG1 हो गया, IgG3 हो गया और IgG4 हो गया, ये तीनों के तीनों प्लेसेंटा से पास करने की कैपेसिटी रखते हैं। दे कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफ़ा आ चुका है, ध्यान रखेंगे इसको। लीविंग IgG2, ऑल द अदर IgGs हैव द एबिलिटी टू पास थ्रू प्लेसेंटा। और आपको पता है प्लेसेंटा क्या होता है? कनेक्शन है बेसिकली फीटस से जो मदर के बीच में कनेक्शन है। अब आपको पता होना, समझ में आना चाहिए ये कि फीटस से मदर के बीच में जो कनेक्शन है वो प्लेसेंटा है। तो इस प्लेसेंटा के ज़रिए अगर IgG1, IgG3 और IgG4 पास होकर के बेबी के अंदर या फीटस के अंदर पहुंच जा रहा है, तो उस फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम यही IgG1, G3, G4 करेंगे। तो यही ट्रांसफ़र ऑफ इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन से? ये IgG जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द इम्यूनिटी टू द फीटस थ्रू द मदर with the help of placenta, because they have the ability to cross the placenta। प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं आसानी से। चलिए, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब IgG के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, जितनी भी चीज़ें थी ये कंसाइज वे में मैंने आपको IgG के बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं IgM के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी है। देखिए, अब एंटीबॉडी के बनने का जो प्रक्रिया है, यानी कि बनने का जो प्रोसीजर है, उसमें सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है ना, जो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है, दैट इज़ IgM। सबसे पहले बनने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन जो है दैट इज़ IgM। इसका कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका कंसंट्रेशन 5 to 10% होता है। 5 to 10% होता है इसका कंसंट्रेशन। अगर मैं इससे कंपेयर करूं IgG से, तो द कंसंट्रेशन वाज ऑफ IgG वाज अराउंड 80%, 80% के लगभग था। और यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन IgM का 5 to 10% है। अब देखिए, ये जो IgM है, ये एक तो सिक्रीटरी फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा, यानी कि ये सिक्रीट भी किया जा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपको समझनी है कि ये सरफेस एंटीबॉडी की तरह भी मौजूद हो सकता है। आपको पता होगा कि ये जो बी सेल है, ये अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये जो बी सेल, इस तरीके का बी सेल मैं बनाऊँ, तो इस बी सेल के ऊपर ये एक सरफेस एंटीबॉडी की तरीके से भी मौजूद रह सकता है। यानी कि IgM कैन ईदर बी सिक्रेटेड एंड इट ऑल्सो, सिक्रीटेड से मेरा मतलब है कि वो आपके सीरा में भी मौजूद हो सकता है। और सिक्रीटेड से मेरा मतलब ये मत समझिएगा कि कहीं वो मिल्क वगैरह में मौजूद है, नहीं, वो दूसरी एंटीबॉडी होती है, उसके बारे में बताऊंगा। वो आपकी IgA होती है। IgM क्या होगी? वो सीरा में भी, फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट रहती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि वो आपकी सरफेस पे भी प्रेजेंट रहती है एज अ बी सेल रिसेप्टर। बी सेल के सरफेस पे भी IgM पाया जाता है एज अ बी सेल रिसेप्टर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ये आपका IgM है। इट इज़ फंक्शनिंग एज द बी सेल रिसेप्टर ऑन द बी सेल। ये क्या है? दिस इज़ अ बी सेल, ये बी सेल है, ठीक है। अब जब हम बी सेल रिसेप्टर की तरीके से इसको देखेंगे तो इट इज़ मोनोमरिक। ये मोनोमरिक रहता है कब? जब ये बी सेल के ऊपर मौजूद रहता है। व्हेन इट इज़ प्रेजेंट ऑन द बी सेल, इट इज़ अ बी सेल रिसेप्टर। इस कंडीशन में क्या है? ये मोनोमरिक फॉर्म में रहेगा, सिंगल यूनिट के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब ये सिक्रीट हो जाएगा, यानी कि सीरा के अंदर मौजूद रहेगा, किसके द्वारा सिक्रीट होगा? ऑफकोर्स प्लाज्मा जो सेल्स होंगे, प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स होना चाहिए। प्लाज्मा सेल्स के द्वारा जब सिक्रीशन होता है किसका? IgM का। जब सिक्रीशन होगा प्लाज्मा सेल्स के द्वारा, तो वो पेंटामेरिक फॉर्म में होगा। ध्यान देना है हमें, पेंटामेरिक फॉर्म में। यानी कि जब वो बी सेल रिसेप्टर के फॉर्म में था तो वो मोनोमरिक था। जब वो सिक्रीटेड, यानी कि प्लाज्मा सेल से सिक्रीट हुआ, तो वो दैट वुड बी प्रेजेंट इन द पेंटामेरिक फॉर्म। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है जी, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है और यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। ये दोनों क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना, IgM के दो टाइप्स हो गए, एक पेंटामेरिक हो गया, एक मोनोमेरिक हो गया, इस तरीके से। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसकी हाफ लाइफ जो है वो 5 दिन की होती है। अभी देखिए, IgG की हाफ लाइफ हमने 23 दिन लगभग देखी है सभी की। बस अगर हम एक को छोड़ दें, IgM में जो हाफ लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, 5 दिन हो जाती है। लेकिन इसका एक बड़ा तगड़ा रोल है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में।
इट हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में, अगर नहीं पता है तो किसी एक लेक्चर में आगे मैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा दूंगा। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक और तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि एंटीजेंस को या बैक्टीरिया या इस तरीके के जो भी पैथोजेंस आए हैं उनको किल करने के लिए होता है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपने आप एक्टिवेट नहीं होता, उसको कोई ना कोई इंटरमीडिएट चाहिए जो उसको जाकर के एक्टिवेट करवा सके। तो उसको एक्टिवेट करवाने के लिए आईजीएम बड़ा तगड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा क्यों है कि आईजीएम ही उसको एक्टिवेट करवा सकता है? इसके पीछे एक रीज़न है। तो आईजीएम सिर्फ इसलिए एक्टिवेट करवा सकता है कि आईजीएम के पास ये पेंटामेरिक होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, सिक्रीटेड कंडीशन में आईजीएम पेंटामेरिक होती है। तो ये अगर ये है और ये अगर इस तरीके से, तो ये 5 हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बना भी रखे हैं, ये 1 2 3 4 5। तो 5 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जुड़े किस तरीके से रहेंगे जी? ये जुड़े रहते हैं आपके जे चेन की मदद से। यहाँ पे ध्यान देना है हमको, ये एक जे चेन पाया जाता है। ये यहाँ पे जे चेन पाया जाता है। देखिए जे चेन का काम क्या है जी? ये सभी जितने भी आपके एफसी रीजन्स हैं उनको कनेक्ट कर रही है ये चेन। ये 5 पेंटामेरिक है। जितने भी ये 5 यूनिट्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करने का काम किसका है जी? इस जे चेन का है। ठीक है, तो इसी जे चेन के कारण ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर की तरीके से काम करता है। क्यों? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी यानी कि कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहनी चाहिए। कौन सी चीज़ है वो जी? इसमें से कम 2 एफसी रीजन्स जो हैं वो आपस में जुड़े होने चाहिए, बहुत नज़दीक होने चाहिए। तो वो ये आपका जो ये पेंटामेरिक मॉलिक्यूल है वो ये रिक्वायरमेंट कम से कम पूरी कर देता है। इसी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करने के लिए एक बड़ा अच्छा एक इंटरमीडिएट की तरीके से काम करता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडिएटर फॉर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पर्पस। चलिए, तो और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि ये जो है वो सबसे पहले प्रोड्यूस होने वाले एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो इसीलिए ये सबसे पहला रिस्पॉन्स जो एंटीजन के प्रति करेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होगा वो इन्हीं की वजह से होता है। हालांकि ये उतना अच्छा रिस्पांस कर नहीं पाते, बट फिर भी प्राइमरी रिस्पांस इन्हीं की वजह से होता है। और दूसरी चीज़, जो नियोनेट्स बनाते हैं यानी कि पैदा हुए जो बच्चे बनाते हैं, जो बिल्कुल छोटे जो पैदा हुए जस्ट होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम अभी टेक ओवर करना शुरू कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी सबसे पहला जो प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडीज़ का वो आईजीएम का ही होता है। तो ये हो गई कहानी आईजीएम की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईजीए की। तो आईजीए क्या होता है? ये 10 से 15% मौजूद होता है। देखिए अभी हम लोगों ने जी की बात की 80%, और उसके बाद हम लोगों ने एम की बात की वो 5 to 10% था, और उसके बाद ए की बात कर रहे हैं जो कि है 10 to 15%। ठीक, अब ये जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एम को डिस्कस करते समय भी बताया था आपको, ये कहाँ पे पाया जाएगा जी? एक्सटर्नल सिक्रीशंस में। अगर मैं एक्सटर्नल सिक्रीशंस का एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो जैसे कि एक्सटर्नल सिक्रीशंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है, या दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो आपका सलाइवा हो सकता है, आपका स्वेट हो सकता है, या म्यूकस वगैरह जो है सिक्रीशंस होते हैं जो बॉडी के, वहाँ पर भी आपका आईजीए पाया जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये एक्सटर्नल सिक्रीशंस होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सटर्नल सिक्रीशंस में कौन सी एंटीबॉडी मौजूद होती है, और यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि ये प्राइमरी रिस्पांस कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो एक्सटर्नल सिक्रीशंस में ये मौजूद होता है। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, आईजीए और आईजीजी के सब क्लासेस मौजूद हैं। आईजीजी के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, G1 G2 G3 G4 मौजूद है, बट आईजीए के बारे में देखना ज़रूरी है या बाकी है भी। IgA1 और IgA2 ये 2 टाइप के आपके सब टाइप्स हैं, सब क्लासेस हैं किसके? आईजीए क्लास के। तो इसमें IgA1 जो है वो 93% मौजूद है, और इसमें जो IgA2 है वो केवल और केवल 7% इसकी मौजूदगी देखी जाती है। तो IgA जो है वो प्रीडोमिनेंट कंडीशन में मौजूद रहता है इनसाइड द आपके सीरम में। ठीक, अब आते हैं इनकी हाफ लाइफ के बारे में। अभी तक हम लोग हाफ लाइफ भी डिस्कस करते चले आ रहे थे। तो इसकी हाफ लाइफ IgG की 23 दिन होती है। अगर IgM की बात करें तो वो यहाँ पे आपने देखा 5 दिन होती है। अब यहाँ IgA में 5.5 डेज़ ये देखी जाती है, और सीरम में
याद रखिएगा सीरम में IgA जो है वो मोनोमेरिक कंडीशन में रहता है, और सिक्रेटरी IgA जैसे मैंने अभी बताया भी आपको, जो एक्सटर्नल सिक्रीशंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा था, उस कंडीशन में या तो आपकी जो IgA होगी वो डाइमर होगी या फिर वो टेट्रामर भी हो सकती है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि मोनोमेरिक कंडीशन में, कब, जब वो केवल और केवल सीरम में मौजूद है। जब वो एक्सटर्नल सिक्रीशंस में मौजूद है देन इट कैन बी ईदर डाइमर और इट कैन बी टेट्रामर। ठीक है, टेट्रामर और डाइमर कंडीशन में एक्सटर्नल सिक्रीशन में, और मोनोमरिक में आपका जो सीरम में जो मौजूद है उस कंडीशन में। ठीक, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी आपको J चेन पॉलीपेप्टाइड देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एक सिक्रीटरी कंपोनेंट भी देखने को मिलता है। सिक्रीटरी कंपोनेंट में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ बस जानना है कि सिक्रीटरी कंपोनेंट की मदद से एपिथेलियल सेल्स के थ्रू ये इंटेस्टाइनल जो ल्यूमेन है उसके अंदर पहुँचा दी जाती है ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं। खैर उसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जानिए कि सिक्रीटरी कंपोनेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र these antibodies from the epithelial cells to the intestinal lumen, and this is with the help of secretory component। and also एक चीज़ और इन्वॉल्व होती है इसमें, एक पर्टिकुलर रिसेप्टर जिसकी वजह से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक, तो ये कहानी हो गई। अब ये जो एंटीबॉडी है इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कोलोस्ट्रम में, कोलोस्ट्रम का मतलब क्या हो गया, जो अक्सर आपने टीवी में भी देखा होगा कि माँ का पहला गाढ़ा दूध, वो क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, जो फर्स्ट टाइम जब लैक्टेशन होता है, फर्स्ट टाइम जो एक फ़ीमेल जब लैक्टेट करती है, यानी कि उसका जो मिल्क प्रोड्यूस होता है या मिल्क जो फीडिंग करता है बच्चा, उसी को कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक, उस कोलोस्ट्रम में ये IG जो आपका A है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है कि बच्चे को प्रॉपर इम्यूनिटी मिल जाती है इस वजह से आफ्टर बीइंग बॉर्न। अब जब तक उसकी बर्थ नहीं हुई थी, वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ था, तब तक IgG ये काम कर रहा था। बट अब क्या हो रहा है, जब बेबी बॉर्न हो गया है और वो मिल्क सक कर रहा है मदर के ब्रेस्ट से, तो इस केस में क्या हो रहा है, कोलोस्ट्रम जो है, जिसमें इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें IgA का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन टू नियोनेट्स, जब बच्चा पैदा हो गया है तो एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है नियोनेट्स के लिए ये आपका IgA। तो अगर मैं IgA को बना करके देखूं तो यहाँ पे देखिए ये आपकी J चेन है, ये मैंने मार्क भी कर रखा है, और ये आपके सिक्रेटरी कंपोनेंट है। तो ये क्या है, ये सिक्रेटरी IgA है, ये आपके एक्सटर्नल सिक्रीशंस में मौजूद होगा। और देखिए मैंने यहाँ पे इसको डाइमेरिक कंडीशन में बना रखा है। डाइमेरिक ही नहीं, ये सिर्फ ये और टेट्रामेरिक कंडीशन में भी मौजूद हो सकता है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है। तो इतनी बातें हो गई IgA के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं IgE के बारे में। IgE आपने अगर हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा हो, जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसके बारे में अगर पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि एस्थमा जैसी चीज़ें, हे फीवर इन्फेक्शन जो होता है उसमें, एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होता है उसमें, इस तरीके के जो इन्फेक्शंस होते हैं सडन, उसमें इस तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी में आपके IgE का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। एक्चुअली होता क्या है, ये IgE के पास जो अपना FC रीजन पाया जाता है, आपको याद होगा अगर आपने वो एंटीबॉडी वाला वीडियो देखा है, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये रीजन कौन सा है, ये FC रीजन है। और इस FC रीजन के रिसेप्टर्स, यानी कि इसको रिसीव करने वाले मॉलिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके बेसोफिल्स पे पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका बेसोफिलिक सेल हो गया, और ये आपका FC रिसेप्टर हो गया ये। और ये FC रिसेप्टर इस एंटीबॉडी, यानी कि जो यहाँ पे IgE एंटीबॉडी है हमारी, इसके लोअर एंड से जा करके अटैच होता है, या इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है FC रीजन में, और इस एंटीबॉडी के FC रीजन में और इस FC रिसेप्टर में आपस में इंटरेक्शन होने लगेगा। और ये इंटरेक्शन तब ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है जब इस यानी कि IgE मॉलिक्यूल से ऑलरेडी एंटीजन जुड़ा हुआ होगा। अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, आपका जो बेसोफिल है वो डीग्रैन्युलेट हो जाएगा। आपको याद होगा जब मैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बता रहा था तो मैंने ग्रैन्युलेटेड और डीग्रैन्युलेटेड के बारे में बताया था, और ग्रैन्युलेटेड का एक एग्जाम्पल आपका बेसोफिल सेल भी है। तो इसके अंदर बहुत सारे तमाम ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे जो कि सडनली डीग्रैन्युलेट हो जाएंगे, और बहुत सारे ग्रैन्यूल्स जो हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे।
तो ये बेसोफिल सेल्स की प्रॉपर्टी भी है और मास्ट सेल की प्रॉपर्टी भी है, दोनों चीज़ों में होता है, ये याद रखिएगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि ये आखिर इसके ज़रूरत क्या है, वाई इज़ डीग्रैन्युलेशन इंपॉर्टेंट, ये डीग्रैन्युलेशन से पर्पस क्या होता है। एक्चुअली बॉडी का ये डिफेंस मैकेनिज्म है। डीग्रैन्युलेशन की मदद से क्या हो जाता है, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं या जो पैरासिटिक अटैक होते हैं बॉडी पे, वो उनको काउंटर करने के लिए या उनको एड्रेस करने के लिए ये आपके डीग्रैन्युलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डीग्रैन्युलेशन, जब कुछ पैरासिटिक अटैक है ही नहीं बॉडी में, सडनली कोई पॉलन ग्रेन या कोई इस तरीके का कोई भी ऐसा एलर्जन आकर के बॉडी में एंटर हुआ, उसकी वजह से IgE रिस्पॉन्स शो हुआ, उसकी वजह से आपका डीग्रैन्युलेशन हो गया। तो इसमें ये जनरली इसका काम क्या है, एंटी पैरासिटिक डिफेंस करना। बट जब कोई पैरासिटिक अटैक है नहीं तो सडनली आपको स्नीजिंग होने लगेगी, एस्थमेटिक अटैक होने लगेगा, बहुत ख़राब या बहुत हायर एंड पे अगर ये प्रॉब्लम आ जाएगी तो एनाफाइलेटिक शॉक या लीथल भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का अक्सर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे डॉग्स वगैरह जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपको एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीवियर हो सकती है। ठीक, तो ये हो गया IgE के बारे में। अब बात करते हैं IgD के बारे में। तो IgD का कंसनट्रेशन जो है वो बहुत कम है, 0.2%। आप देख सकते होंगे एक्चुअली जो ये मैंने टर्म बताया आपको, GAMED, गेम्ड, ये एक्चुअली G सबसे ज़्यादा, A उससे कम, M उससे कम, E उससे कम और D उससे कम। तो ये इस क्रम में ही ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो ये D जो है वो सबसे कम हो गया 0.2%, और ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ऑन द B सेल या B सेल रिसेप्टर के तरीके से ये भी मौजूद है। भाई अगर आपको पीछे का डिस्कशन याद हो, IgM में मैंने बताया था कि ये भी B सेल रिसेप्टर के तरीके से ही काम करता है, यानी कि B सेल रिसेप्टर पे मौजूद होता है। तो ये भी आपके IgD भी B सेल रिसेप्टर पे ही मौजूद होते हैं। तो ये एज B सेल रिसेप्टर्स काम करते हैं। और दूसरा, इनका काम, इनका फंक्शन अभी तक बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, बट जितनी चीज़ें पता हैं उससे पता चलता है कि ये एक्टिवेशन ऑफ B सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन काम करते हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मुझे अनाउंसमेंट करना है जो मैंने पहले नहीं किया था। इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्स ऑलरेडी चल रहा है और जून का बैच अंत होने आ रहा है। तो अगर आप में से कुछ लोग जो जून के बैच में एनरोल नहीं कर पाए हैं, आप कर सकते हैं अभी भी, और इसके बाद जो जुलाई का बैच नया आएगा फर्स्ट वीक में, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर चाहें तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैसेज करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप जा करके मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, फिर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट खुद से कर लूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग जिनको इसकी ज़रूरत है वो सीख सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।